हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 7th अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक फेजर्स को। ठीक है, या फिर इन्हीं चीज को हम लोग कहते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स। क्या कहते हैं? रोटेटिंग वेक्टर्स। अब रोटेटिंग वेक्टर्स का मीनिंग क्या है, आइए उसको समझते हैं, क्यों हम इनको यूज करते हैं और फायदा क्या है हमें इसको यूज करने से। समझिए बात को। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स एक ऐसे हमारे रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, हाँ या ना। अब रोटेटिंग वेक्टर्स जो होते हैं उनको कहते हैं फेजर्स, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कई चीजों को एक साथ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वांटिटी है v इज इक्वल टू वी एम, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। एक क्वांटिटी ये है। दूसरी है i इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब यहां पर देखिए कि इस पे जो वैल्यू है वो हमारी ऐसा नहीं है कि जैसे कि वेक्टर्स के केस में होता था कि फोर्स इज इक्वल टू हम लोग का हो गया ऐसे वेक्टर क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसा हम लोग ने लिख दिया। तो इन यहां पर हमारे पास सिर्फ दो चीजें होती थी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या करते थे, एक ऐसा सिंपल सा वेक्टर बना देते थे, और मान लीजिए कि एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस पे एक वेक्टर बना दिया एफ, और इस वेक्टर की दो यहां पर हमारे पास आ जाते थे कंपोनेंट, जैसे कि एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाता था। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती थी वो रिप्रेजेंट कर रहा होता था इसके मैग्नीट्यूड को, और वर्टिकल कंपोनेंट कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता या इसका कुछ था। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जब रोटेटिंग वेक्टर्स की बात करेंगे यानी कि फेजर्स की, तो ये भी क्या करेंगे, चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पे कौन सा पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, इस डायग्राम को आपने पिछले लेक्चर में या उसके पिछले लेक्चर में भी देखा होगा। ये कब था? जब हम लोग ने एसी वोल्टेज को अप्लाई किया था रजिस्टर में। उस केस में हमने ये देखा था कि V फाइंड किया, I फाइंड किया, और ये देखा कि V और I जो थे वो दोनों सेम फेज पर थे। दोनों सेम फेज पर थे। दोनों सेम फेज का मतलब कि जैसे आप और आपका फ्रेंड हो और वो जा रहे हो साथ में गले में हाथ डालकर, तो उस वैसा क्या होगा कि आप दोनों सेम फेज पर हैं और एक साथ ही मूव कर रहे हैं। जब वो उछलेगा तब आप भी उछलेंगे, जब वो इधर राइट लेफ्ट में जाएगा तो आप भी लेफ्ट में जाएंगे, जब राइट में जाएंगे तो राइट में, एक साथ दोनों मूव करेंगे। बट जैसे कि बात करी जाए चोर की और पुलिस की, तो जो चोर है वो क्या करेगा, भागेगा आगे। अब वो कैसे भी भाग सकता है, कहीं भी भाग सकता है। हो सकता है कि वो किसी ऐसे कहीं दीवार पर कुछ हो तो वहां पर वो चढ़ जाए। पुलिस वाले नीचे ही खड़े तो उनके फेज में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। चोर इधर भागा, पुलिस उधर भाग चली गई कहीं से। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, उनके फेज में डिफरेंस है। बात समझ पे आई? क्लियर? तो फेज में इसी तरीके से वोल्टेज और करंट की बात होती है कि जैसे यहां पर हम लोग देखें, इस ग्राफ को सिर्फ देखें, इधर बी वाले पार्ट को, कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे ही करंट भी बढ़ रहा है, और जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है उसी टाइम पर करंट भी मैक्सिमम हो रहा है। जिस टाइम पर करंट हमारा जीरो हो रहा है उसी टाइम पर वोल्टेज भी जीरो हो रहा है। और इसी तरीके से जब आगे चलकर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमारा इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है, उसी जगह पर वोल्टेज भी मैक्सिमम हो रहा है। यानी कि V और I जब जीरो थे दोनों के दोनों जीरो थे, जब मैक्सिमम हुए तब एक साथ दोनों मैक्सिमम हुए, और जब फिर जीरो हुए तो फिर एक साथ जीरो हुए, फिर मैक्सिमम हुए तो एक साथ मैक्सिमम हुए। तो ये दोनों चल रहे हैं फेज में, बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कि ये क्या है, दोनों सेम फेज पे चल रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास अब जो क्वांटिटी है वो कौन कौन सी है? एक तो V है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, V बोलिए चाहे वी एम साइन ओमेगा टी बोलिए, दोनों एक ही चीज है, इक्वल लगा ना बीच में। इसी तरीके से I बोलिए चाहे आई एम साइन ओमेगा टी बोलिए। तो एक क्वांटिटी हमारे पास ये V है। दूसरी जो है क्वांटिटी वो क्या है हमारे पास, Vm, यानी कि ये जो इसका एम्पलीट्यूड है वो है, और तीसरा इसका फेज। क्लियर? तो इन तीन चीज को हमें एक साथ रिप्रेजेंट करना है, तब इस्तेमाल करते हैं हम लोग फेजर्स को। किसको? फेजर्स को। तो आखिर ये इन तीन चीजों को, इस फेजर का, जैसे कि V फेजर है हमारे पास, V यानी कि वोल्टेज फेजर, फेजर ऑफ वोल्टेज, तो ये इन तीन क्वांटिटी को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट करेगा उसको समझते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास फेजर है, मान लीजिए ये ब्लू कलर से जो बना है ये V। तो इसकी जो लंबाई होगी, इस फेजर की जो लेंथ होगी, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसका एम्पलीट्यूड। इस इक्वेशन का जो एम्पलीट्यूड है ये Vm,
इसकी मैग्नीट्यूड या इसकी लंबाई जो होती है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यानी कि जो फेजर्स है हमारे पास, फेजर्स वो तीन चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला तो वोल्टेज एट इंस्टेंट, जैसे वोल्टेज फेजर की अगर हम लोग बात करें तो वोल्टेज फेजर्स पे तीन चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन सी? वोल्टेज एट इंस्टेंट, वोल्टेज एट एन इंस्टेंट, ठीक है। दूसरी जो क्वांटिटी होगी वो होगा वोल्टेज एम्पलीट्यूड। वो क्या होगा? वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तीसरा होगा हमारा जो ये है फेज, इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वोल्टेज एट एन इंस्टेंट, इस यानी कि इसको हम लोग कहते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। इस चीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? या फिर वोल्टेज एम्पलीट्यूड वी एम, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जो फेज है यानी कि ओमेगा टी, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस फेज को? तो देखिए वोल्टेज एंड इंस्टेंट को ये फेजर जो है, वोल्टेज फेजर, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। सॉरी, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, इस वोल्टेज फेजर का जो वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि ये फेजर है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऐसे। तो ये वाली क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी बनी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है वी एम साइन ओमेगा टी वन को। अगर टी वन इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, टी इक्वल टू टी वन पर, तो वी एम साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? इस क्वांटिटी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर, ठीक है। वोल्टेज फेजर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो इस फेजर की लंबाई है, इस फेजर की लंबाई या फिर कह लीजिए मैग्नीट्यूड इस फेजर का, वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है इस वीएम को, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ ऑफ फेजर, इससे रिप्रेजेंट हो रही है वीएम, ठीक है। और जो फेज है हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ठीक है, एंगल विद एक्स एक्सिस, ये चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं। क्लियर? ये बात समझ पे आई? ओके। तो इस तरीके से जो चीजें थी वो हम फेजर रिप्रेजेंट करता है इन सारी चीजों को, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो देखिए फेजर को अगर आप अच्छे से समझ गए तो आगे आने वाला, जैसे कि हम लोग जब एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे इंडक्टर में, जो कि हम लोग आज ही पढ़ेंगे, तो जब उस एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे इंडक्टर में, तो हम ये देखेंगे कि जो ये वोल्टेज और करंट होता है ये दोनों सेम फेज पे नहीं होते हैं इन केस ऑफ एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, ठीक है। इसी वजह से हमें फेजर डायग्राम्स की जरूरत पड़ी। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रोटेट करते रहते हैं लगातार। तो इनके रोटेशन से हमें पता चलता है कि कैसे V और I के बीच में रिलेशन हमें पता चलेगा। अब देखिए V के लिए तो हमने लिख दिया, सेम चीज हो जाती है करंट के लिए, सेम चीज हो जाती है किसके लिए? करंट के लिए। तो अगर करंट हमारे करंट फेजर है हमारे पास, करंट फेजर जैसे कि यहां पर I है, ये I जो है ये वाला ये करंट फेजर I। तो ये जो करंट फेजर I है, इस पे भी जो इस फेजर का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आई एम साइन ओमेगा टी वन को, जैसे कि ये था। और जो इसका लेंथ होगा, जो इसकी लेंथ होगी या मैग्नीट्यूड होगी, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आई एम को, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आई एम को। और एक्स एक्स के साथ जो एंगल है वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है किस चीज को? फेज को, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं इस पे और देखते हैं फेज डिफरेंस को देखते हैं। तो देखिए V का जो फेज है वो ओमेगा टी वन है, और जो I का जो फेज है, ठीक है, देखिए V का जो फेज है वो ओमेगा टी वन है, और जो I का फेज है वो भी हमारा ओमेगा टी वन है। तो दोनों के दोनों कैसे हैं? ओमेगा टी वन है जब, तो इन दोनों के फेज का डिफरेंस कितना है? 0 है। या फिर कह सकते हैं कि जो फेज डिफरेंस है इनका वो 0 होने पर ये सेम फेज पर है। कैसे हैं? सेम फेज पर। दोनों के दोनों जब बढ़ रहे हैं तो एक साथ बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो एक साथ बढ़ रहे हैं, जब मैक्सिमम हो रहे हैं तो एक साथ हो रहे हैं, जब मिनिमम हो रहे हैं तो एक साथ हो रहे हैं। बात समझ पे आई? तो इस तरीके से जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, एसी वोल्टेज को जब हम अप्लाई करते हैं किसी कंपोनेंट पर, चाहे उसको
रजिस्टर में अप्लाई करें, चाहे इंडक्टर में, चाहे कैपेसिटर में, चाहे तीनों पे मिलाकर उसको कर दें, तो इस सारी चीज को ये फेजर डायग्राम्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें पता भी चल रहा है कि अगर हमने एक फेजर डायग्राम ऐसे ऐसे फेजर बनाए ऐसे, और ये फेजर होते हैं ना लगातार ऐसे रोटेट करते रहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। रोटेट करने का मतलब कि ये रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं, कभी ये इधर होंगे, फिर कभी इधर होंगे, कभी इधर होंगे, कहीं पर भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। अगर T2 की बात करें तो हो सकता है T2 जब निकालें तो जो वोल्टेज हो वो इधर हो, सॉरी जो वोल्टेज हो वो इधर हो, ठीक है। और उसी समय पर, क्योंकि इस पे हम रजिस्टर के केस पे देख रहे हैं, तो उस केस पे करंट भी हमारा इस तरफ कहीं होगा, ठीक है। अगर T3 की बात करी जाए, T3 की बात करी जाए तो T3 पर ये इधर आ सकते हैं इस जगह पर, और जो होगा ये इधर आ जाएगा। T4 पर ये कहीं पर इधर आ सकते हैं ऐसे, और ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। बात समझ गए? तो पूरी प्रोसेस को ये जो फेजर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक प्रोसेस को, ठीक है। और इसी वजह से यहां पर जो है, जैसे कि ये हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इसको हम लोग करस्पॉन्डिंगली देखें किसके साथ, जो हम लोग एक ग्राफ बनाते थे ना बड़ा सा, अब देखो इस ग्राफ को अगर हम लोग बनाने बैठे तो पूरी प्रोसेस को बताने के लिए ग्राफ ऐसे बनता चला जाएगा। क्या होगा? ये ग्राफ ऐसे बनता चला जाएगा, बट इस पूरे ग्राफ को मतलब t=0 से लगाकर कितना भी आप टाइम ले लीजिए, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि एक समय बाद ये फिर से अपने उसी पोजीशन को रोटेट होते हुए उसी पोजीशन को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पे पीरियोडिसिटी होती है। अल्टरनेटिंग करंट वही होता है ना जिसपे पीरियोडिसिटी होती है, तो पीरियोडिसिटी होने की वजह से ये फेजर डायग्राम्स हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। रोटेटिंग वेक्टर्स यहाँ पर वर्क करते हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ अपने रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए एक छोटा सा यहाँ पर करस्पॉन्डिंग इसको दिखा देते हैं कि मान लीजिए कि ये जो पोजीशन हमें यहाँ पर दी हुई है फेजर्स की ऐसे, तो ये जो ग्राफ होता है हमारा, जब जिसको हम लोग प्लॉट करते हैं वोल्टेज और करंट का, तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये ऐसे था, तो इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड ऐसे करके जब यहाँ पर मिलाएंगे और जो करंट को भी यहाँ पर मिलाएंगे, तो देखिए दोनों यहाँ पर चीज रिप्रेजेंट हो रही है कि सेम फेज पर है, ठीक है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंस्टेंट पर कितना करंट है, ठीक है। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस फेजर का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पर कितना यहां पर हमारा वोल्टेज है, इस इंस्टेंट पर कितना वोल्टेज है, यानी कि V = Vm sin ओमेगा T1, साइन ओमेगा T1, इस चीज को यहां पर रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है पीक वैल्यू को, इस वोल्टेज की पीक वैल्यू को। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे मैंने बताया रोटेट कर रहा था, रोटेट करते हुए ये ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, रोटेट करते हुए ऐसे हो गया। तो जब ये ऐसे हो जाएगा तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस पॉइंट को, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इस पे समाहित होती हैं। तो अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो इसी पे अगला जो है वो हम लोग का है कि जब हम लोग AC वोल्टेज को अप्लाई करते हैं इंडक्टर पर, तो फिर कैसे हम लोग चीजों को, ठीक है। तो यहां पर इंडक्टर जो है, अब इंडक्टर पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं AC वोल्टेज को। तो जब AC वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होगा, यहां पर हमारे पास AC सोर्स आएगा और उस AC सोर्स में अप्लाई करेंगे इंडक्टर को। तो आखिर इंडक्टर है क्या? इंडक्टर जैसे हमारा एक सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड ही हमारा इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। हर वो चीज जिसपे इंडक्टेंस मौजूद है वो बिहेव करेगा एज अ इंडक्टर। और इंडक्टेंस जैसे सोलेनॉइड का हम लोग ने इंडक्टेंस पिछले चैप्टर में निकाला था, और वो कितना निकल कर आया था, सेल्फ इंडक्टेंस की मान लीजिए बात की जाए तो वो निकल कर आया था L = μ0 n² पाई, यहां पर A लिख सकते हैं एरिया, या फिर पाई r² × L, ये लिखा जा सकता है। ये निकल कर आया था इसका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। क्लियर यहां तक बात? तो अब बात आती है कि जब हमने इस पे AC वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा, हमें क्या कौन कौन सी क्वांटिटीज को फाइंड करना होगा, कैसे क्या करना होगा। तो ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने जब अपने पिछले लेक्चर में या उसके पिछले लेक्चर में AC वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर पढ़ा था, या AC वोल्टेज अप्लाइड टू, जब हम उस पे रेजिस्टेंस पे उसको कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, तो क्या कौन कौन सी चीजों को हम लोग फाइंड कर रहे थे। तो फाइंड कर रहे थे हम लोग वोल्टेज, करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस, और फिर था हमारे पास फेजर डायग्राम आता था और साथ में पावर,
ठीक है, तो फेजर डायग्राम और साथ में पावर, ये 5 चीजें हमने फाइंड करी थी। तो इस केस में भी जब हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर है, उस केस में भी क्या करेंगे, उस केस में भी हम लोग यहां पर जो वोल्टेज है उसको देखेंगे, करंट जो डेवलप हुआ इस सर्किट में उसको फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो सर्किट है वो कितना रेजिस्टेंस, अब यहां पर रेजिस्टेंस शब्द ना आकर आता है शब्द रिएक्टेंस। क्या आता है? रिएक्टेंस। क्या आता है? रिएक्टेंस। ठीक है, अब क्योंकि ये जो रिएक्टेंस है वो इंडक्टर प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से उसको कह देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कह देते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या मीनिंग है इसका समझ पे आ जाएगा, बट समझिए आप कि ये करस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टेंस है। जैसे रजिस्टर जो सर्किट में करंट है उसको लिमिट करता है, वैसे ही यहां पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो इस सर्किट में मौजूद करंट को लिमिट करता है। तो रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग ही होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसी को हम लोग को फाइंड करना है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो भी ओम्स में ही होती है, जैसे रेजिस्टेंस की होती थी, तो वैसे यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी यूनिट ओम्स में ही होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले जो V है उसको लिखते हैं। तो V हमारा हमेशा एक्सप्रेशन सेम होता है V के लिए, अप्लाइड वोल्टेज के लिए, वो होता है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज आ गया। ठीक है, इस अप्लाइड वोल्टेज और ये किस पे अप्लाई किया गया है? एक इंडक्टर पे अप्लाई किया गया है। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, तो किरचॉफ्स लूप रूल या जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है वो ये बताता है कि किसी लूप में जो अप्लाइड वोल्टेज के साथ जहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि किसी भी तरीके का वोल्टेज ड्रॉप जब हम लोग देखेंगे, ठीक है, वहां पर उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, थ्रू आउट द लूप। यहां से आप चलिए एक कंप्लीट लूप पे, यहां से चलिए ऐसे ऐसे देखिए वोल्टेज ड्रॉप सारे, तो सारे वोल्टेजेस को आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो एक पूरे कंप्लीट लूप में जो उसकी वैल्यू निकल कर आएगी वो 0 निकल कर आएगी। ठीक है, ये हमारा किरचॉफ्स लूप रूल होता है। वहीं से ये चीज हमारी आ गई कि समेशन एप्सिलॉन t इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसमें हम एक एजम्पशन साथ में ये लेकर चल रहे हैं कि ये जो वायर है, ये जो इंडक्टर है या जो सोर्स है, उसमें किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। ऑल्दो जो हमारे रियल लाइफ में इंडक्टर होता है उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस मौजूद होता है, बट क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं तो रेजिस्टेंस को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को हटा देंगे, और जब पढ़ेंगे हम लोग एलसीआर के बारे में, किसके बारे में? एलसीआर, यानी कि एक सर्किट में पढ़ेंगे, तो वहां पर इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको कंसीडर करते हुए हम चीजें पढ़ते हैं। बट अभी क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंडक्टर को पढ़ रहे हैं, तो बाकी चीज को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। मैंने कहा नेग्लिजिबल मान लेते हैं, भले ही उसमें रियल लाइफ में रेजिस्टेंस मौजूद होता है, किसी इंडक्टर में रेजिस्टेंस मौजूद होता है। ठीक है, तो बट अभी हमारा फोकस है इंडक्टर पे। जब एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा उसको पढ़ने के लिए, इस वजह से बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया, इसी के साथ उसी पे रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहां से जब हम लोग लिखेंगे केवीएल वाली इक्वेशन, तो ये हमारी निकल कर आ जाएगी। देखो अप्लाइड वोल्टेज V है, और यहां पर जो ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा -LdI/dt। याद आया? ठीक है, यानी कि इस वोल्टेज के एप्लीकेशन से यहां पर चेंज होगा फ्लक्स, और उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारा -LdI/dt, इतना ही ईएमएफ। तो यहां पर जब हम लोग इस ईएमएफ का ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -LdI/dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, V -LdI/dt इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन निकलकर आ गई। हमेशा यही करते हैं हम लोग। पिछले केस में भी हम लोग ने वोल्टेज जो सोर्स था उसका वोल्टेज लिखा, यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी, और उसके बाद फिर लगा दिया था केवीएल। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप रूल कह लीजिए, इसको लगा दिया था। तो ये हम इसको जब हम लोग लगाएंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। बस अब हमारा काम रह जाता है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए करंट की वैल्यू फाइंड करना। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए करंट की वैल्यू फाइंड करना, जैसे कि हम लोग ने V इज इक्वल टू IR किया था पिछले में, और डायरेक्ट I इज इक्वल टू V/R कर दिया था। बट यहां पर क्या है कि
डी आई बाई डी टी लिखा हुआ है, डायरेक्ट वहां पर एक ऐसा आई नहीं लगा था, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा? इंटीग्रेट। जब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, डी आई बाई डी टी दिया हुआ है, तो यहां पर हमें चीजों को इंटीग्रेट करना होगा। बात समझ पे आई? तभी तो हम लोग करंट निकाल पाएंगे। जैसे कि हमें ये डी आई बाई डी टी दिया और इससे कह दिया जाए, मान लीजिए कोई एक वैल्यू दी हुई है एफ, और हमसे कह दिया जाए कि आई की वैल्यू फाइंड करो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इंटीग्रेट करेंगे पहले डी टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ। ठीक है, इस तरीके से डी टी के उस पर डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर बचेगा हमारा डी आई और इधर बचेगा एफ डी टी। ठीक है, तो फिर अब इनको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो हमारा काम हो जाएगा। बात समझ पे आई? कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो सेम चीज यहां पर देखो क्या है कि v माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा हुआ है, इसको अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा। और यहां से फिर इसको हम लोग बना सकते हैं कि v डी टी इज इक्वल टू एल डी आई, एल को भी नीचे डिवाइड पे ले जाना हो तो v बाई एल डी आई हो जाएगा। और यहां से हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो हमारा काम बन जाएगा और आई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, आइए उसको देख लेते हैं। तो सिंपली v माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के आगे क्या आ जाएगी? v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, इसमें l नीचे डिवाइड पे आ जाएगा, डी टी ऊपर मल्टीप्लाई में, ऐसे जाता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि जो डी टी इधर अपीयर हो रहा होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, और इधर क्योंकि हम लोग ने मल्टीप्लाई कर रखा होता है सिंपली इस तरीके से, जैसे एक्स इक्वल टू 2y ऐसे कुछ मान लीजिए लिखा हुआ, और फिर हम कहें कि टू इधर आ जाता है डिवाइड पे, नहीं, टू इधर डिवाइड पे थोड़ी ना आता है, दोनों तरफ 2 को डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो x बाई टू इज इक्वल टू वाई निकल कर आता है। ठीक है, तो वो हम लोग बोल देते हैं ऐसा कि ये इधर चला जाता है, बट ऐसा होता नहीं है, सेम ऑपरेशन करना होता है दोनों तरफ। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर भी जो बनेगा वो बन जाएगा कुछ ऐसा कि v डी टी इज इक्वल टू एल डी आई, फिर इसका अगला स्टेप v बाई एल डी टी इज इक्वल टू डी आई, यानी इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि डी आई इज इक्वल टू v। अब देखो क्या था हमारा v का जो एक्सप्रेशन था अप्लाइड वोल्टेज का, अप्लाइड वोल्टेज था वी एम साइन ओमेगा टी, यही था ना। तो इस v की जगह पर, इस v की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे किसको? वी एम साइन ओमेगा टी को, तो ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एल और डी टी। ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा। तो अब दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो जब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा इधर आई, ये बन गया इस तरफ आई, और यहां पर इंटीग्रेट करने पे साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे वी एम बाई एल, और ये निकल कर आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद प्लस कुछ कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर कि जो निकल कर आएगी, ये जो कांस्टेंट निकल कर आएगा ऐसे, ये कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद यहां पर ये जो हमारा बना हुआ है यहां पर, ठीक है, इस जगह पर देखो जो सोर्स है हमारा वो है ऑसिलेटिंग वोल्टेज। ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर जो करंट होगा वो भी चेंजिंग होगा, बट ये तो कांस्टेंट यहां पर लिखा हुआ है। तो जब हम लोग डी आई बाई डी टी वगैरह करेंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी कि जो फाइनली हमारी एक वैल्यू करंट की निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी इस तरीके से कि यहां पर जो कांस्टेंट की वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो वो निकल कर आ जाएगी 0। कितनी निकल कर आ जाएगी? 0, यानी कि इस कांस्टेंट को हम लोग यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, और आगे जो इस पे बढ़ेंगे वो हो जाएगा ऐसा, आई इज इक्वल टू वी एम बाई एल और माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं कैसा? यहां पर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है हमारी, जिसको कि मैथ्स वाले जो होंगे उन्होंने पढ़ा होगा और इसको अप्लाई भी किया होगा, बट जो बायो पढ़ते हैं उनके क्योंकि इस पे नहीं आता, बट 10th तक तो ये पढ़ा है ना, साइन कॉस इन सब के बारे में। क्लियर?
तो अगर वो पढ़ा है तो सिंपली आप ऐसा समझिए कि माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहां पर हमारी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होती है। ठीक है, कैसे होती है, क्या होती है, जब कभी हम अभी आगे चलकर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वहां पर इस चीज को डिस्कस करेंगे। बट अभी डेरिवेशन के बीच में मैं नहीं इस चीज को बता रहा। बट अभी के लिए क्या लेकर चलिए कि माइनस कॉस ओमेगा टी जो है वो हमारा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ने ऐसे रख दिया। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इज, और यहां पर साथ में ओमेगा भी आएगा ना, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे ओमेगा भी आता है यहां पर इंटीग्रेट करने में, यहां पर मिस हो गया, ये ओमेगा टी ओमेगा एल आ गया। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल ब्रैकेट में माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस यहां पर कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 0 आएगी तो उसको हमने 0 कर दिया। तो यहां पर आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये निकल कर आएगा। तो अब यहां से हम इसको लिख देंगे वी एम बाई एक्सएल, क्या लिख देंगे एक्सएल, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्लियर? तो यहां से हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये निकल कर आया, देखो आई का एक्सप्रेशन किसी इंस्टेंट पर कि कितना होगा। तो देखो हमने वोल्टेज पता कर लिया कि वोल्टेज कितना है, अप्लाइड वोल्टेज है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। उसके बाद अगला हमारा आता है किसको फाइंड करना, करंट को। तो करंट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेजिस्टेंस को फाइंड करना। तो जैसे मैंने बताया यहां इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस नहीं होता, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, क्योंकि इंडक्टर का रिएक्टेंस है और ये बिल्कुल जैसा रेजिस्टेंस होता है वैसे ही होता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्ट, ठीक है, रिएक्टेंस, क्लियर, रिएक्टेंस हो गया। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है यहां पर वो होता है आर नहीं होता, उसको कहते हैं एक्सएल। बट करस्पॉन्डिंग टू क्या होता है, करस्पॉन्डिंग टू हमारा रेजिस्टेंस ही होता है एक्सएल, यानी कि एक्सएल ये लिखा गया कैपिटल एक्स, स्मॉल में यहां पर सबस्क्रिप्ट में एल लिखा हुआ है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी एक्सएल को हम लोग लिख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी एक्सएल को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई न्यू एल। तो देखिए बात समझिए, मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूं इस पूरे चैप्टर को। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि हमें हर केस में पहले तो डिफरेंट केस है, डिफरेंट केस यानी कि एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, फिर एलसीआर, तीनों को मिलाकर लगाते हैं। तो हम लोग ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, तो उस पर 5 चीजें निकाली, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फेजर डायग्राम और पावर। तो इसी तरीके से दूसरे वाले केस पे भी देखो हमने अप्लाइड वोल्टेज पता हो गया, करंट पता हो गया। तो करंट निकालते कैसे हैं ये उसका पूरा डेरिवेशन है। ये इक्वेशन बनाते हैं पहले, और इस इक्वेशन से यहां तक बनते हुए इसका डेरिवेशन यहां, फिर यहां, फिर यहां से यहां, और फिर ये निकलकर आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद करंट निकाल लिया। करंट का एक्सप्रेशन फाइंड करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं उस पर कि देखो वी एम बाई एक्सएल लिखा है, क्या लिखा है वी एम बाई एक्सएल, और इसकी जगह पर लिख दिया आई एम, यानी कि ये हो गया आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई एक्सएल। तो देखो जैसे कि हमारा ये था ना आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये होता है ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखो एक्सएल और आर करस्पॉन्डिंग लग रहे हैं, तो इस वजह से जो एक्सएल है उसको देखा भी गया है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स के जो एक्सएल है वो कैसा बिहेव करता है एज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक ऐसा रिएक्टेंस जो कि इंडक्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको बोल दिया गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो देखो ये एक्सप्रेशन आ गई आपके पास, कैसे निकल कर आया, उन्हीं 5 चीजों को फाइंड करते हुए ये सारी चीजें निकल कर आ गई एक्स्ट्रा में जो ये साथ में एक्सप्रेशन है। बट फाइंड क्या करना था हमें, ये फिर हमें यहां पर रेजिस्टेंस यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो उसको फाइंड कर लिया, जो कि होता है ओमेगा एल के, यानी कि जो ये एक्सएल है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज। ये ओमेगा है ना, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इस बात पे डिपेंड करता है कि जो ये यहां पर इंडक्टर है वो कितना रिएक्टेंस प्रोवाइड करेगा। बात समझिएगा, जो एक्सएल है वो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इस अप्लाइड वोल्टेज की, उतनी ज्यादा यहां पर जो इसका रिएक्टेंस है वो देखने को मिलेगा। रजिस्टर के केस में क्या होता है, रजिस्टर
पे जब एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रजिस्टर की खुद की रेजिस्टेंस होती है, उसमें चाहे कुछ भी अप्लाई किया जाए, वो अप्लाइड क्या चीज है उस बात पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। बट यहां पर रिएक्टेंस के साथ खेल ये होता है कि जो रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बस थोड़ा सा ये अंतर है, बस और कोई अंतर नहीं है, कि यहां पर जो रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, जबकि जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? बात समझ पे आई? तो एक्सएल हमारा प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो ओमेगा ये एल कांस्टेंट एल आ जाता है। ठीक है, ये चीज तो आपको ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं। तो हम लोग ने 3 चीज फाइंड कर ली। अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे V और I के बीच के फेज का रिलेशन, और फिर वहां पर फेजर डायग्राम्स को समझेंगे कि क्या कैसे होता है, और उसके बाद पावर को निकालेंगे इस इंडक्टर के केस में। तो आई होप जो आज की चीजें थी वो समझ पे आई होंगी। जब हमने एसी वोल्टेज को इंडक्टर पे अप्लाई किया, साथ में उसके हमने फेजर देखा कि क्या होता है, उसके बाद एसी वोल्टेज को अप्लाई किया इंडक्टर में, और फाइंड कर लिया हमने अप्लाइड वोल्टेज का एक्सप्रेशन, जो करंट डेवलप हुआ उसका एक्सप्रेशन, और साथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस का एप्लीकेशन एक्सप्रेशन। और ये बिल्कुल वैसा ही निकल कर आता है जैसा कि रेजिस्टेंस होता है, बट अंतर ये होता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में कि जो रिएक्टेंस होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, जो वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि ये कैसा बिहेव करेगा। क्लियर? और इसका जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी ओमेगा ही होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओमेगा ही होती है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस की ओमेगा होती है वैसे ही ओमेगा एल जो है यहां पर उसकी ओमेगा, ये ओमेगा है, ये वाला ओमेगा है, ओम वाला ओमेगा। ठीक है, ओम्स पे ही मेजर किया जाता है। सिंपल, जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो ओम्स पे मेजर की जाती है। ओमेगा शब्द ना यूज करूं, आप कंफ्यूज ना हो इसके साथ। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस की एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट भी ओम्स ही होती है। ठीक है, ओम्स ही होती है इसकी एसआई यूनिट। क्लियर? जैसे रेजिस्टेंस की ओम्स होती है वैसे इसकी भी ओम्स होती है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते ऐसे ओमेगा के शेप में है, ये कैपिटल ओमेगा होता है, तो इस वजह से मैंने कहा था कोई नहीं, उसको हटा दीजिए, ओम्स होता है इसकी एसआई यूनिट। क्लियर? तो इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली, 3 चीज बची, इसकी 2 चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फेजर्स को समझेंगे इसके, और फिर जो नेक्स्ट और लेक्चर होगा उस पर हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर करेंगे, फिर देखेंगे, इन्हीं 5 चीजों को निकालेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को कैसे पढ़ना है समझ पे आ गई बात? ठीक है, तो भले ही देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता हो कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये फिर वो इतने ढेर सारे नए नए टर्म्स, ये सब आप पढ़ चुके हैं, बस आपको रिलेट करने की जरूरत है। क्लियर? उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप जो आज का सेशन था वो समझ पे आया होगा। आज के लिए इतना काफी है।